न्यूज़ के धांसू दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। एक धांसू खबर को लेकर के हम लोग आज बाराबंकी आए हुए हैं। आपको मिलवाते हैं बाराबंकी में एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम देश दुनिया में किसी का मोहताज नहीं है। हम आपको ले चलते हैं बाराबंकी के गांधी के नाम से मशहूर पंडित राजनाथ शर्मा जी के पास, जो बाराबंकी में गांधी जयंती समारोह ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और एक गांधी भवन का संचालन करते हैं। आइए मिलते हैं राजनाथ शर्मा जी से और उनसे जानते हैं कि इस हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में ये जो वैश्विक महामारी आई है कोविड-19, इस पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए मिलते हैं पंडित राजनाथ शर्मा जी से। देखिए साहब, ये बीमारी जो है ये विश्व में इसकी घटनाएं अगस्त से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन जनवरी आते आते हिंदुस्तान में केरल में एक आदमी आया जो इस बीमारी से ग्रसित था। सरकार का काम था कि जनवरी में ही सरकार इसको रोकने का प्रयास करती। जो बाहरी लोग आ रहे थे उनकी मेडिकल जांच हवाई अड्डों पर ही शुरू हो जाती और इसके अन्य व्यवस्थाएं शुरू हो जाती। लेकिन सरकार के लोग सबसे पहले तो कर्नाटक की सरकार गिराने में, फिर उसमें झारखंड के चुनाव में, फिर दिल्ली के चुनाव में और फिर ट्रम्प साहब के आने में, उनके स्वागत से जब इन सारे कार्यों से जब इनको छुट्टी मिली तब इनको ये लगा कि ये बीमारी तो महामारी के रूप में फैल गई है। ये काम सरकार का था। सरकार एक बड़ी चीज़ थी, सरकार के पास एजेंसियां थीं। अगर सरकार अब जैसे कनिका कपूर, तो एक बहुत गंभीर मामला है ये कि वो हवाई अड्डे से किस तरह से निकल आई। तो अगर इस बीमारी के साथ जो जांच की प्रक्रिया भी शुरू हुई वो बिल्कुल उसी तरह शुरू हुई जैसे हिंदुस्तान में बड़े मेले लगते हैं तो कालरा का सर्टिफिकेट फर्जी बन जाता है। तो उसी तरह से अब इस सवाल को लेके उस दिन जिस दिन गांधी ने बिहार में वो आंदोलन शुरू किया था, चंपारण का आंदोलन शुरू किया था, उसी दिन देश के गांधीवादियों ने एक दिन का धरना किया था और उस धरने में ये मांग की थी कि सरकार स्वयं आत्मचेतना सरकार में आनी चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए कि सरकार की क्या गलती है। तो सरकार अगर आत्ममंथन करती, सरकार अगर आत्मचिंतन करती और सरकार तो इसमें लगी रही कि लोग बत्ती जलावें, लोग घंटा बजावें, तो इससे सरकार जानना चाहती थी कि उसका जनमत उसके साथ कितना है। लेकिन संकट में हर आदमी जो था वो परेशान था और वो सरकार के साथ था। तो उससे एक विषम स्थिति ये पैदा हुई कि जो ये लॉकडाउन चला तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति पैदा कर दी इसने। वो परिस्थिति ये पैदा कर दी कि जैसे महानगर हैं, यहाँ रोज़गार नहीं था गाँवों में, काम नहीं था गाँवों में और भुखमरी की स्थिति हो जाती। इसलिए यहाँ के गाजीपुर, बनारस, बलिया, यहाँ के लोग कलकत्ता और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इधर के लोग बम्बई और बीच के मेरठ, मुरादाबाद, इन सब के दिल्ली, ये मजदूरी का काम करते हैं दिल्ली में और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सरकार जब लॉकडाउन करना चाहती थी तो उसको 2 दिन के लिए यहाँ से लेकर बिहार तक गाड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए थी और 2 दिन के अंदर इनको सबको पहुंचाना चाहिए था। राजनाथ जी, ये बताइए, क्या लॉकडाउन से कोविड-19 को हराया जा सकता है? देखिए, लॉकडाउन तो एक दुनिया में एक खोज की गई है कि अगर लोग मास्क बांधें और 1 फुट की दूरी पर रहें तो इससे कुछ नियंत्रण हो सकता है जी। लेकिन लॉकडाउन किन स्थितियों में हो सकता है, किन देशों में हो सकता है? भारत में बम्बई की खोलियों में 6-6 आदमी एक ही छोटी से कमरे में 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी लकड़ी की बना के रहते हैं। वहाँ कैसे दूरी रखी जा सकती है?
दिल्ली में जो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, वो कैसे दूरी रख सकते हैं? मिले सटे हुए प्लास्टिक के वो हैं, उनके अंदर वो लोग रह रहे हैं। तो लॉकडाउन विदेशों में तो सक्सेस हो सकता है, यहाँ एक लॉकडाउन से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए हल होने वाला नहीं है कि यहाँ जब तक महानगर साफ नहीं किए जाएंगे, गाँवों में रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, और जब तक लोग गाँवों में बसेंगे नहीं, तो जैसे लॉकडाउन जब शुरू हुआ था 2 दिन पहले लोग चलते, अपने अपने स्टेशन पर जो लोग रुकते वो उतारे जाते, उनका परीक्षण होता, तब वो अपने गांव जाते। तो हर स्टेशन पर टीम होनी चाहिए थी। जैसे दिल्ली से चले तो दिल्ली की गाड़ी जो बिहार के लिए जा रही है वो कानपुर से रुकना शुरू होती। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो सरकार ने इतनी जल्दी में किया कि आज भूखमरी की स्थिति है, और अभी जो भी हो रहा है उसमें कुछ नहीं, सरकारी मशीनरी बिल्कुल असफल है। वो 4-6 पूड़ी की जगह 4 पूड़ी दे रही है। आपको क्या लग रहा है कि ये वैश्विक महामारी जो है ये जो है इजाद की हुई बीमारी है या प्राकृतिक है, कैसे? देखिए, प्राकृतिक तो लग नहीं रही है। द्वितीय महायुद्ध में हिटलर ने भी इस तरह की बीमारियों को ईजाद किया था। अच्छा। वायरस बनाए गए थे। तो उसी द्वितीय महायुद्ध की प्रक्रिया में हो सकता है कि चीन ने इसकी खोज की हो सकता है कि किसी अन्य देश ने इसकी खोज की हो। तो ये जो सारी वैश्विक महामारी है ये किस तरह से होगी, ये किस तरह से ईजाद की गई, ये भी एक जांच का विषय है। और ख़ास तौर से दुनिया का सबसे धनी देश अमेरिका जो है वो और ब्रिटेन इनकी जांच के लिए तत्पर हुए हैं। लेकिन उनके तत्पर होने से नहीं, देखिए जब तक रूस, कोरिया, ये भी राष्ट्र नहीं शामिल होंगे छोटे बड़े कि इसकी वैश्विक जांच हो और उस जांच से पता चले कि वैश्विक बीमारी कृत्रिम है या प्राकृतिक है। हमारे इस धांसू चैनल के माध्यम से क्या आप सरकार का कुछ मार्गदर्शन या सुझाव देना चाहेंगे इस संदर्भ में कि क्या करना वास्तविकता में क्या ज़रूरी है इस समय? जैसे गरीबों और मज़दूरों को देख करके जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं या जो प्रयास कर रही सरकार, उसके बाद भी जो है लॉकडाउन एक इसका अंतिम हल नहीं है। इन सबको देखते हुए आपका क्या नज़रिया है कि सरकार को इसमें क्या सुधार करना चाहिए? देखिए, सरकार क्या करे भी, सरकार क्या कर सकती है? जिस देश की 70 साल में मशीनरी ही भ्रष्ट हो चुकी हो, उस 70 साल में कोई प्रयास न किए गए हों मशीनरी को दुरुस्त करने की, उस देश में जो भी चीज़ें होंगी, सरकार की मान लीजिए योजना है, सरकार राशन बंटवाना चाहती तो राशन सप्लाई से लेके और कोटेदार तक उसमें कटौती करते हैं, तौल कम, कोई ना कोई तरीका वो निकाल लेते हैं। तो इन सारी विषम परिस्थितियों में ये चीज़ें संभव नहीं हैं, और इनको जनता के जरिए तो देने का प्रयास किया सरकार ने, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल किए गए। तो वो कार्यकर्ता, सरकार तो उनकी बन गई, लेकिन वो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जन आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं हैं। तो जब जन आंदोलन के कार्यकर्ता नहीं हैं तो आम जनता तक पहुंचने में उनको बहुत देरी लगेगी, और नतीजा ये होगा कि भूखमरी फैल जाएगी। तो सरकार को हर ज़िले में समस्त राजनीतिक दलों और कुछ प्रमुख सामाजिक संगठनों के लोगों का सहयोग लेना चाहिए था इस काम में, जो नहीं ले रही है सरकार। दूसरी चीज़, सरकार स्वयं आत्मचिंतन नहीं कर रही है, जो सरकार का दायित्व है। मंत्रिपरिषद पूरा क्या कर रहा है, अलग अलग लोग बयान दे देते हैं। तो एक बड़ी विषम स्थिति, संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हो गया, जिसमें वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए कोविड-19 के चलते। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, मृत्यु किसी की होना, और ख़ास तौर से वो उनके पिताजी मर गए, तो वो इसलिए नहीं, जो आज बयान है उनका
वो इसलिए उसमें नहीं गए कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि वो जैसे ही ख़त्म होगा वो जाएंगे। और जीवन इससे पहले भी बहुत से लोग जो हैं वो अपने पिता के राष्ट्रीय आंदोलन में, डॉक्टर लोहिया थे, तो डॉक्टर लोहिया जेल में थे, उन्होंने पैरोल नहीं ली अपने पिता की मृत्यु पर। सरदार पटेल की पत्नी मरी तो वो कोर्ट में थे, और कोर्ट का काम जब छूटा तब गए। तो इस तरह की घटनाएं, और इनसे चूँकि उनका व्यक्तिगत मामला है तो इसमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं, इसमें संवेदना खाली व्यक्त करने की है मुख्यमंत्री के प्रति कि मुख्यमंत्री के पिता का देहांत हो गया और वो उन्होंने अपने दायित्व के लिए वो नहीं गए। बस आपका कोई सुझाव कोविड-19? देखिए, सुझाव इसमें ये है कि एक तो सुझाव के लिए जैसे ये मास्क कहते हैं, साबुन कहते हैं, तो इनका उत्पादन क्या 125 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है, नंबर एक। और मान लीजिए लॉकडाउन खुला, जब लॉकडाउन खुलेगा तो इतनी बड़ी भीड़ आएगी कि उसको सारी चीज़ों की जो पूर्ति करनी है वो नहीं हो पाएगी। इन्होंने अस्पतालों को खाली कराया है, अस्पतालों में सारी व्यवस्था की गई है, लेकिन बताइए जब 125 करोड़ लोगों के न तो इलाज की व्यवस्था है, न किसी चीज़ की व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में ये महामारी जो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करेगी वो उन राष्ट्रों को करेगी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्र हैं, उनमें भारत भी है। तो भारत के लोगों में, चूँकि यहाँ के लोगों में और दुनिया के देशों में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो यहाँ बहुत अधिक है। गुर्बत की वजह से, अधिक श्रम करने की वजह से यहाँ की आबहवा भी अभी इतनी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भूखमरी एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई है लॉकडाउन से, उससे नहीं लड़ सकते। बीमारी से तो लड़ लेंगे, भूख से कैसे लड़ेंगे? तो भूख से लड़ने का कोई मुनासिब इंतजाम सरकार को करना चाहिए कि हर आदमी का, अब बहुत आदमी पंजीकृत नहीं हैं, बहुत लोगों के बैंक में खाते नहीं हैं, श्रम विभाग ने अपने पूरे कार्यकाल में मज़दूरों का कोई पंजीकरण नहीं किया है, फैक्ट्रियां चल रही हैं उनके मज़दूरों का पंजीकरण नहीं है, ठेकेदारी हो रही उसके मज़दूरों का पंजीकरण नहीं है, शहरों में लोग रिक्शा चला रहे हैं उसका पंजीकरण नहीं, किस चीज़ का पंजीकरण है? छोटी छोटी दुकानें हैं उनका पंजीकरण नहीं है। तो एक बड़ी विषम स्थिति इस देश में है और ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, और इसमें जो सुझाव आ रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो इसका विरोध जो सरकारी नीतियों का विरोध भी करते हैं तो इस दृष्टि से करते हैं कि लॉकडाउन का नुकसान न हो और कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा न की जाए। राजनाथ जी, अभी महाराष्ट्र के पालघर में जो हिंसक घटना हुई है, 2 संतों की नृशंस हत्या और उनके चालक की हत्या, कुछ भीड़ हिंसक के माध्यम से मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग तो विदेश से आई। सबसे पहले अमेरिका में मॉब लिंचिंग हुई थी। जब हिंदुस्तान में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई तो ये 5-10 साल का विवरण है। पहले लोग कोई पागल वागल को गांव में चोर और समझ के मार देते थे, लेकिन जो गाय के गोश्त और इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं शुरू हुई तो इसका विरोध जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ, तो लोगों के हौसले बढ़े। मास लीचिंग में 110 लोग पकड़े गए हैं और 3 लोग मारे गए हैं। आज एक ऐसे आदमी के संगठन ने लोगों को उपवास और धरना रखने के लिए कहा है अपने अपने घरों में। बादशाह खान जो हैं, जो सीमांत गांधी हैं, सीमांत गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के बाद सबसे बड़े नेता थे और उनका सबसे बड़ा जो देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान है कि फ्रंटियर पर लोग हज़ारों सैकड़ों साल से फ्रंटियर में अस्त्रों का व्यापार होता था। बादशाह खान ने अपने समस्त जाति और कबीले के लोगों से
हथियार रखवा दिया गांधी के कहने से। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस आंदोलन में फ्रंटियर गांधी के, सीमांत गांधी के जो हैं उनके कबीलों के बारे में सरकार या समझौता होने में कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि बादशाह खान ने कहा कि हमको भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया पाकिस्तान की सरकार को। आज गांधी जी उसी आदमी के बगल में रहने के लिए उन्होंने अपने निजी सचिव को भेजा था। जिस दिन गांधी की हत्या हुई उससे 3 दिन पहले उनके निजी सचिव गए लंदन, वो पाकिस्तान, कि महात्मा जी बादशाह खान के बगल में रहना चाहते हैं। एक फैसल खान नाम का आदमी इस संगठन को चला रहा है और फैसल खान ने आज ये घोषणा की है। मैं जैसे धरने पर हूँ, इसी तरह आज मौलाना फ़हीम भी मेरे दोस्त हैं और मेरे समर्थक भी हैं, तो वो भी इस धरने पर हैं। तो इस धरने का मतलब ये नहीं है, इस धरने का मतलब ये है कि जो आगे इस तरह की घटनाएं न हों, और वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, आदमी पकड़ता है पुलिस के आदमी को और पुलिस का आदमी उसको धक्का दे के फिर उस भीड़ में छोड़ देता है जो भीड़ हत्या करना चाहती है। तो इसके मतलब हिंदुस्तान की जो पुलिस है उसमें जान देने की क्षमता बिल्कुल नगण्य है, साहस का अभाव है, क्योंकि वहाँ 8-10 लोग हैं पुलिस के, वहाँ पर जंगल की चौकी है, सारी चीज़ें। ये सरकार कहती है कि उनको रोका गया, सब कुछ किया गया, सारे प्रयास हुए, उसके बाद भी वो जा रहे थे। तो उसके बाद जा रहे थे तो रास्ते आज 70 साल में इतने सुरक्षित नहीं हुए कि रास्तों पर भीड़ किसी पर हमला कर दे और इस तरह 3-3 आदमियों की हत्या हो। ये दुखद घटना हमारे लिए इसलिए बहुत अधिक है कि सुल्तानपुर के एक उसमें जो साधु मारे गए, उसमें एक सुल्तानपुर के आदमी मारे गए। हम लोगों ने जो मेरठ की घटना हुई थी उसका भी विरोध किया था। हम लोग मास लीचिंग कहीं भी होती है, किसी तरह की इस तरह की हिंसक घटना, सांप्रदायिक घटना होती है तो हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान और भारतीय समाज में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है। और जो लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं वो इस परिणाम के लिए भी तैयार हैं कि कभी दूसरे पक्ष के लोग भी उग्र हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में इस देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। वो सीधे सीधे हिंदू जाति के लोगों ने सन्यासियों को मारा है और उसको कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक लोग सांप्रदायिक कह रहे हैं। ये बहुत घृणित घटना थी और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि ये प्रयास करे कि जितने लोग पकड़े जाएं उन सबको सज़ा होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना करने के लिए भीड़ डरे। धांसू टॉक शो में अभी हम बात कर रहे थे देश की धांसू शख्सियत, समाजवादी चिंतक श्री राजनाथ शर्मा से, जिन्होंने बताया कि कोरोना की ये महामारी से, इस महामारी से हम कैसे निपट सकते हैं। सरकार को उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। अब मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। कैमरामैन रविंदर के साथ बाराबंकी से पाटेश्वरी प्रसाद।